Hello my dear students, today I will teach you 8th history, chapter 2nd, topic 2nd, growth of colonial army and civil administration. प्रीवियस वीडियो में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताई थी और उस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक्ट पब्लिश्ड हुई थी और इस एक्ट के तहत हम देखे थे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाना शुरू हो गया और उसके बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 1774 में किया गया। आज हम उसी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बता रही हूँ। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर के 1785 तक इनका शासनकाल रहता है। तो 1700 इट मीन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट भी आती है और पिट्स इंडिया एक्ट भी आती है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आई तो ये एक्ट उनके लिए अच्छा नहीं था उनके ओपिनियन में। तो ये अपना यहाँ से इस्तीफा दे करके 85 में फिर इंग्लैंड लौट जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्ट के तहत इम्प्रूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये एक्ट जो बनाई गई थी वो इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कुछ भी वीक पॉइंट था, कमजोरी थी, उसको दूर करने के लिए ये एक्ट बनाई गई थी। इस एक्ट में 6 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी, उनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी थे, तो उसमें जो बम्बई प्रेसिडेंसी थे उनके अंतर्गत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात को इंक्लूड किया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत होल ऑफ द साउदर्न इंडिया को इंक्लूड किया गया। अब इसमें जो काउंसिल के गवर्नर जनरल थे यानी कि द पावर टू डिक्लेयर वार, वो किसी भी स्टेट के अगेंस्ट में, किसी भी टेरिटोरी के अगेंस्ट में वो वार डिक्लेयर कर सकते हैं और टू मेक पीस ऑल्सो गिवन, और किन्हीं के साथ शांतिपूर्ण का वो समझौता भी कर सकते हैं, ट्रीटी भी कर सकते हैं, और टू गवर्नर गिवन टू द गवर्नर जनरल, और ये सारे पावर गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट मेन रूप से रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कुछ भी वीक पॉइंट था उनको दूर करने के लिए ये एक्ट पब्लिश हुआ था। अब इसके बाद चार्टर एक्ट का पब्लिश होते हैं। चार्टर एक्ट 1830 टू 1833। वैसे चार्टर एक्ट में 1793 में भी चार्टर एक्ट निकलते हैं, उसके बाद 1813 में, फिर चार्टर एक्ट 1833 है, फिर चार्टर एक्ट 1853 भी है और चार्टर एक्ट 1858 भी है। इट मीन्स 5 चार्टर एक्ट्स पब्लिश होते हैं। इस बुक में इस चैप्टर में 2 ही एक्ट के बारे में पढ़ना है। 1813 उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो थे और 1833 में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब हम देखते हैं कि इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या सब होती है। तो अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एबॉलिश्ड। कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली था वो एबॉलिश किया गया, हटाया गया, और आइटम सभी आइटम पर से, लेकिन टी पे उनका मोनोपोली रहने दिया गया। फिर 1833 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज सेंट्रलाइज। 33 में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर था उसको संगठित सेंट्रलाइज्ड किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के पास लॉ मेकिंग एंड फिनेंशियल पावर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो अब समाप्त होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में
मैं एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो उनका सिविल सर्विस है, आर्मी है, पुलिस है, जुडिशियरी है, इन सब डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।